नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी भले भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन देश के चुनावी सियासत में केंद्र उत्तर प्रदेश है। क्या यूपी में 80 सीट जीतने के मोदी योगी की आंधी को अखिलेश यादव कन्नौज क्रांति के दम पर रोक पाएंगे? सवाल ये भी है कि क्या अस्तित्व बचाने की मजबूरी में अखिलेश यादव ने आखिरी समय पर कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया? सवाल ये भी है कि क्या किला बचाने के लिए, रायबरेली अमेठी बचाने के लिए अब राहुल प्रियंका ने तय कर लिया है कि वायनाड में पहले चुनाव हो जाए, उसके बाद सीट पर चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दें, अयोध्या पहुंच जाए, रामलला की शरण में पहुंच जाए। इस बीच आज बड़ी तस्वीर आई कि आखिरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज की सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। आज इसी कन्नौज सीट से मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक ने भी बीजेपी की ओर से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और ये कह दिया कि मुकाबला दिलचस्प होगा, भारत पाकिस्तान के मैच जैसे होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो हर बॉल पर सिक्स मारेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए, फिर उसके बाद तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ पर जनता मौजूद है, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। यूपी में मोदी योगी की जोड़ी 80 सीट जीतने का दम भर रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कैंडिडेट बदलते जा रहे हैं। अब कन्नौज सीट से आज अखिलेश यादव ने आखिरकार नामांकन भर लिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से सांसद सुब्रत पाठक ने भी आज ही नामांकन भरा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अखिलेश को अगर चुनाव लड़ना ही था तो फिर कन्नौज सीट से पहले भतीजे तेज प्रताप को क्यों उतारा? क्या समाजवादी गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश ने चुनाव लड़ने का मन बनाया? हालांकि नामांकन के बाद अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया है, तो सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश का अहंकार टूटा तब वो मैदान में उतरे। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ठीक टाइम में मारा कि नहीं मारा हथौड़ा, बताइए समाजवादियों ने। अखिलेश जी को थोड़ा घमंड था कि वो किसी को भी भेज देंगे, यहाँ से चुनाव जीत जाएगा, भाजपा को हरा देंगे, तो इस कारण से उन्होंने अपने परिवार से ही भतीजे को भेजा। तो हमने उनसे कहा था, हमने अखिलेश जी किसी को भी भेज दोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। बड़ी हार समाजवादी पार्टी की होती कि इनका अस्तित्व संकट में आ जाता। तो कुल मिलाकर उनको अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो हमने कहा अखिलेश जी को आना ही पड़ेगा, और देखो आए। तो इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। अखिलेश के मैदान में उतरने से अब कन्नौज का मुकाबला रोचक हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक इसी बहाने पाकिस्तान को बीच में ले आए और कहा कि भारत पाकिस्तान जैसा मुकाबला होगा, तो अखिलेश ने भी पलटवार कर कहा कि हर गेंद में सिक्स लगाएंगे। अखिलेश यादव आए तो कम से कम यहाँ लड़ाई तो होगी। नहीं तो अब तक तो स्थिति ये थी कि जैसे भारत का मैच, क्रिकेट मैच और नेपाल की टीम के साथ हो रहा हो, तो इस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन अब जो है भारत का मैच पाकिस्तान के साथ होगा। वो आपने देखा, हमेशा वर्ल्ड कप में भारत ही जीतती है, तो पाकिस्तान हारेगी। न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। ये घबराए हुए लोग हैं, डरे लोग। कभी पहलवान को देखा आपने? जब वो पहलवान कुश्ती हारने लगता है तो हारता हुआ पहलवान क्या न करे, कभी लंगोट खींचता है, कभी काटने लगता है। अरे जो पहलवानी करे उनसे पूछो। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई, कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का? अब जो ना चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा, और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। अखिलेश ने कन्नौज का मुकाबला रोचक कर दिया है। हालांकि 2019 में सुब्रत पाठक ने इसी सीट से डिंपल यादव को हराया था, लेकिन क्या राहुल गांधी भी आखिरी वक्त में अमेठी लौटेंगे? सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर ये भी है कि अमेठी में चुनाव से पहले राहुल रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी अमेठी जाएंगी। उनकी हार यहाँ पर निश्चित है, ये वो भी जानते, इसलिए अभी तक उन्होंने कैंडिडेट अपना अनाउंस नहीं किया। जैसे कि आपने प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चलाया, 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद वो अमेठी की ओर रुख करेंगे। अरे स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं, बौखलाहट है। राहुल जी का नाम खाली चर्चा में आ गया, हवा खराब हो गई, तो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी परेशान हो चुकी हैं। उनको लोग कहीं नहीं मिल रहे। अब अमेठी की चीजों को समझ चुकी हैं कि अमेठी की जनता झूठे लोगों को नहीं पसंद करती। लेकिन राहुल कब अयोध्या जाएंगे ये साफ नहीं है। न ही अमेठी और रायबरेली से उनके चुनाव लड़ने पर फाइनल मुहर लगी है।
हालांकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि क्या वायनाड का चुनाव खत्म होने के बाद राहुल दूसरी सीट यानी अमेठी आएंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनाव में जीत के लिए अब राहुल गांधी को रामलला की याद आ गई। सवाल ये भी है कि क्या अखिलेश कन्नौज में होने वाले चुनाव से पहले रामलला का दर्शन करने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देख लिया। अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। भोपाल की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हैं, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, कमलाकर त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, तारिक खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाजी मेहरदीन रंगरेज जो कि MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तारिक भाई आपसे करता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज क्रांति, तो ये क्रांति क्या सिर्फ एक परिवार से होगी, यादव परिवार से होगी? क्योंकि मेरी जानकारी में, अगर मैं गलत हूं तो ठीक कर दीजिएगा, आपकी पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं, यादव उम्मीदवार सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार के हैं, बाहर से कोई भी नहीं है। और कन्नौज में भी वही हुआ। देखिए, बीजेपी जब अपना टिकट बदलती है या अपने सांसदों का टिकट बदल देती है तो मास्टर स्ट्रोक होता है। और हम कुछ दिन पहले या एंड टाइम पे अखिलेश जी का निर्णय लेने लड़वाने को, तो वो बताते हैं कि डर गए हैं, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा निर्णय है और ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है और ये हमारी रणनीति एंड टाइम पे डिक्लेयर करना कि अखिलेश जी लड़ेंगे। अब हवा खराब होगी अगल बगल की सीटों पे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ परिवार के लोग लाल किले से परिवारवाद की बात करते हैं और जब बिहार में CP ठाकुर के लिए प्रचार करने जाते हैं तब परिवारवादी 3 लोग बैठे रहते हैं, तब मुंह से आवाज नहीं निकलती है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान और CP ठाकुर वो भी बैठे रहते, तब मुंह से आवाज नहीं निकलती परिवारवाद के मोदी जी, तब चुप रहते हैं एकदम, है ना? नहीं तारिक भाई, आपने मेरा सवाल शायद नहीं समझा। मैं अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर सवाल ही नहीं उठा रहा हूँ। मैंने आपसे ये भी सवाल नहीं पूछा कि आपने क्यों 10 जगहों पर उम्मीदवार बदल दिए, ये मेरा सवाल ही नहीं था। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज क्रांति, तो क्या उत्तर प्रदेश में यादव सिर्फ अखिलेश यादव के परिवार के हैं या बाकी यादव भी हैं? वहां से किसी को टिकट क्यों नहीं है? तो क्रांति क्या सिर्फ एक परिवार से होती है या समाज से होती है? वो तो जब उत्तर प्रदेश में वोट पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में कितना, कौन सा समाज किसके साथ है और कौन जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। तो यादव तो हमारे साथ ही, इसमें कोई दो राय है ही, इसमें कौन सा सवाल है? नहीं तो अरे तो क्या आप मतलब क्या यादव परिवार के अलावा, अखिलेश यादव के परिवार के अलावा यूपी में कोई ऐसा यादव नहीं जो चुनाव लड़ सके? आप किसी यादव को योग्य नहीं मानते हैं? ये क्रांति आपकी? प्रधानमंत्री ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी यादव परिवार को चुनाव लड़ाने के लिए। प्रधानमंत्री ऑफिस में लिखित में परमिशन ले कि हम लड़े या न लड़े। नहीं, परमिशन कौन कह रहा है कि परमिशन लीजिए? फिर मत कहिए ना कि सारे यादव समाज का प्रतिनिधित्व, कोई और यादव चुनाव लड़ नहीं रहा है और क्रांति इस तरीके से होगा। आप कहेंगे इस समुदाय का हम सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। ये परिवार के लोगों को क्यों लड़ाते हैं, आपने बीजेपी से पूछा? ये एक भी लोग किसी को, परिवार के आदमी को नहीं लड़ा रहे हैं? नहीं, मैं बीजेपी से क्या पूछूंगा, ये मुझे सपा से पूछना पड़ेगा। मैं तारिक खान से पूछूंगा कि मैं बीजेपी के नेता प्रवक्ता से क्या सवाल परिवार के 15 लोगों को लड़ाने से पहले प्रधानमंत्री नहीं तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा ना। नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुकाबला भी शानदार होगा, जीत रहे हैं, खाली लड़ नहीं रहे। लेकिन कोई और यादव उम्मीदवार क्यों नहीं है? क्या क्रांति की परिभाषा यही है? वोट पड़ना चालू हो गया है, हवा खराब हो गई है और चुनाव जीत गए वो, खाली गिनती बाकी है। 4 तारीख को बुला लीजिएगा मुझको, 2.5 लाख वोट का मार्जिन रहेगा, 2.5 लाख वोट का। ठीक है, आसपास की 2-4 सीटें तो आपकी गई। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, एक जवाब दे दीजिए, फिर मैं भोपाल की जनता का रुख करूंगा। और इनकी राय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो लोग क्या सोच रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। पहले राकेश त्रिपाठी जी आपका जवाब तारिक खान की बात पर। लेकिन राकेश जी, आज आपने कहा कि कन्नौज में कन्नौज क्रांति की बात कर रहे हैं। कन्नौज क्रांति नहीं है, समाजवादी पार्टी की भ्रांति है। समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि किसको प्रत्याशी बनाए, कौन से मुद्दे उठाए। आखिर 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव का टिकट घोषित किया। तेज प्रताप यादव बड़े जोर शोर से सज संवर करके दूल्हा बन करके कन्नौज पहुंचे ही थे, तब तक अखिलेश यादव जी ने सेहरा बदल दिया। अब तो अखिलेश यादव जी वहां दूल्हा बन गए। लेकिन क्या परिवर्तन है? 2019 में डिंपल यादव जी को आखिरकार इसी कन्नौज ने हरा करके भेजा था ना, तो डिंपल यादव जी के लिए सारी ताकत तो लगाई थी। डिंपल यादव जी में और अखिलेश यादव में कोई अंतर है क्या? आखिरकार पूरे परिवार को टिकट दे दिया। फिरोजाबाद से भाई लड़ रहा है, आज बदायूं से भाई लड़ रहा है, आजमगढ़ से भाई लड़ रहा है और स्वयं अखिलेश यादव कन्नौज से और मैनपुरी से पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सच बात है। आज आप भोपाल में खड़े हैं और भोपाल का एक कनेक्शन आज बहुत भारी पड़ रहा है यूपी की फिजाओं पर कि कैसे
भोपाल में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य यादव कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद से नवाज दिया, लेकिन कैसे आज ये पूरा सैफई कुनबा लग करके उत्तर प्रदेश के यादवों को अपमानित करने का काम कर रहा है। क्या उनको गुलाम समझता है क्या कि आप टिकट परिवार को केवल दे देंगे और फिर भी यादव वोट सारे आपकी झोली में गिर जाएंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश होता हुआ देख रहा है। बहुत दिनों तक आपने जाति और जमात की राजनीति की है। ठीक है राकेश जी, आपने जो जिक्र किया है भोपाल का, मैं भोपाल की जनता का एक क्विक कमेंट ले लेता हूं, कुछ प्रतिक्रियाएं, फिर तारिक भाई आपके पास आऊंगा। भोपाल में एक यादव को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया, कोई नहीं जानता, वहां पर यादव परिवार से बाहर कोई उम्मीदवार नहीं। आपको क्या लगता है असली ओबीसी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? मैं इस मामले में कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने उनको भी नहीं मालूम था कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। जो उस पार्टी के मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27 मंत्री ओबीसी के थे। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर ओबीसी अगर टिकट किसी पार्टी ने बांटे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांटे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हाँ, मैं सुन, ठीक है। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक्सक्लूसिवली अखिलेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर उनके साथ मौजूद हैं। ओवर टू यू, बातचीत करिए आप अखिलेश यादव से। रोल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे साथ हैं। सर, जिस रोड पे खड़े हैं दिल्ली तक, आपने बहुत आसान और सुगम वाला रास्ता बना दिया जनता के लिए। ये इलेक्शन आपके लिए, ये इलेक्शन आपको कैसे दिल्ली पहुंचाएगा? सॉरी, ये जो सड़क दिल्ली को जोड़ रही है लखनऊ से, और लखनऊ से लेकर के बलिया गाजीपुर को जोड़ती है, पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, गांव को जोड़ती है, शहरों को जोड़ती है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है, हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था वो भी बेहतर हो, उसके लिए भी ये सड़क है। और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री चुना जाता है। पिछली 2 सरकारें भी दिल्ली की उत्तर प्रदेश की जनता ने ही चुनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली। इस बार जनता से हमें अपील है कि उनको न चुने जो मन की बात करें, चुने वो सरकार जो संविधान की बात करे, किसी भी मनमर्जी को न चुने। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पे चले सरकार, उसको चुने। आप बार बार संविधान का जिक्र करते हैं कि संविधान पे खतरा है, तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आपको संविधान पे? क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी टेम्परेरी नौकरी आ जाएगी? क्या आपको पता था आधी रात रुपए बंद हो जाएंगे? जिस तरीके से आजादी का जश्न मना था उस तरीके से जीएसटी लागू की गई। तो ये तमाम वो फैसले जो किसी को नहीं पता था। जीएसटी में ये कहा गया कि व्यापार आसान हो जाएगा, लेकिन क्या व्यापार आसान हुआ? अग्निवीर जैसी व्यवस्था कोई स्वीकार नहीं कर सकता। नोटबंदी से जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हुआ। तो जो लोग ऐसे फैसले ले सकते हैं, आने वाले समय में जनता सुन रही है, इनके लोकसभा के सांसद जो प्रत्याशी हैं, मेरठ वाले कह रहे हैं संविधान बदलना है इसलिए 400 पार करिए। अयोध्या वाले कह रहे हैं कि ज्यादा जिताओ, 400 जिताओ जिसे संविधान बदल लें। कर्नाटक में एक उनके नेता कह रहे हैं, राजस्थान में उनके नेता कह रहे हैं, और मनी मन इनके तमाम नेता ये कहते हैं कि अगर जीत जाएंगे 400 तो संविधान को भी बदल देंगे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और इस लोकतंत्र के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान निछावर कर दी। देश की जनता इस बार इन्हें हटा देगी। जो संविधान हटाना चाहते हैं उन्हें जनता हटा देगी। कन्नौज इत्र की नगरी। तो आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, मनीष हमारे सहयोगी उनसे बातचीत कर रहे थे। राकेश जी, अखिलेश जी की बातों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले भोपाल की जनता आप बताइए, ओबीसी का असली दावा या आपकी नजर में कौन सबसे बड़ा हित करने वाला है, बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियां? बेशक कांग्रेस हित करने वाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ओबीसी से आते हैं, उमंग सिंघार आदिवासी नेता है, तो इसको डिनाई को करना चाहिए। खजुराहो, छोटा जवाब, आपकी नजर में कौन है? जीतू पटवारी। आपकी नजर में भाई? ये मोहन यादव जी। मोहन यादव। आपकी नजर में? यादव जी। आपकी नजर में? शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान जी। तो ये एक क्विक कमेंट, एक क्विक पोल था। राकेश जी, जो अखिलेश यादव ने कहा ये सड़क दिल्ली तक लेकर जाएगी, बहुत बड़ा दावा है, आपकी एक प्रतिक्रिया, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूं। देखिए, ये सड़क तो उनको लखनऊ तक भी नहीं पहुंचा पाई। सच बात यह है कि बड़े सपने लेकर के आए थे कि हम लखनऊ में उत्तर प्रदेश पे सत्ता में आएंगे, लेकिन क्या हुआ? 37 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, केवल हवाई बातों से और केवल जनता को बरगलाने से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं, आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं।
चुनाव जीतने के लिए आपको जनता के मुद्दों पर जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ मकान बने हैं। उत्तर प्रदेश में 65 लाख से ज्यादा लोगों को आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले हैं। यही अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो केवल 17,000 आवास स्वीकृत किए थे, दिया एक भी नहीं था। सच बात यह है कि इन्होंने विकास से हमेशा को दूर रखने का काम किया। मजहबी तुष्टीकरण के कारण उत्तर प्रदेश दंगों की आग में झूलता रहा। ठीक है, दंगे जब होते थे तो हिंदू और ठीक है राकेश जी, आपने एक शब्द छेड़ा है तुष्टीकरण का, मैं इसको लेकर आगे बढ़ जाता हूं। कमलाकर त्रिपाठी जी, खबर ये आ रही है कि कल 26 तारीख को वायनाड में वोटिंग हो जाए, उसके बाद शायद हो सकता है रायबरेली अमेठी से राहुल अब प्रियंका के नाम का ऐलान हो जाए, ये भी हो सकता है कि वो अयोध्या पहुंच जाए। तो ये तुष्टीकरण है क्या, कि डर लग रहा है कि पहले कर देंगे तो वायनाड में ही कहीं स्थिति मुश्किल न हो जाए? राकेश जी, सुना हमने भी था कि आसमान गिर रहा है, गिरा तो नहीं। वो बात करिए जो वहां वर्तमान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं बता दूं, कांग्रेस न्याय पत्र लेकर के आई है। वो गरीबों को, मजलूमों को, छात्रों को, नौजवानों को, महिलाओं के अधिकार की बात करती है। वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो महिला सशक्तिकरण की मुंह पे बात करते हैं और पीठ पीछे बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर और स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोगों को प्रश्रय देते हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, क्या आप ये दावा करते हैं और क्या ये पुष्ट करते हैं कि आप कह रहे हैं कि आसमान नहीं गिरेगा, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि राहुल प्रियंका रायबरेली अमेठी से नहीं लड़ने वाले हैं, ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो अयोध्या भी नहीं जाने वाले हैं? क्या आप ये दावा कर रहे हैं, मैं मान लूं? नहीं, मेरी बातों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करने की बात नहीं है। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये पार्टी डिसाइड करेगी। या तो आप खारिज कर दीजिए और या तो कहिए कि भाई सच है। बात उसकी नहीं है, बात इसकी नहीं, मैं तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूँ। ये खबर आई, पुष्ट खबर नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि या तो आप खारिज कर दीजिए और या तो कंफर्म कर दीजिए। जनता पार्टी के द्वारा ध्रुवीकरण की साजिश की जा रही है, उसकी बात करिए। जिस तरीके से ये समाज में वैमनस्यता फैला करके, अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ। चुनाव नहीं कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। या तो आप इन दोनों खबरों को खारिज कर दीजिए और या तो कंफर्म कर दीजिए। कोई एक काम आप करिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं लाइव इस डिबेट शो में। देखिए, खबरनवीस आप हैं, मैं नहीं हूं, और मैं जिम्मेदारी से वही बात बोलता हूं जो बात ऑन पेपर होती है। जो बात अभी तक ऑन पेपर नहीं है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करता। मैं तो इस बात की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन है, शांतनु गुप्ता जी, फिर तो इन्हें वो कहावत नहीं सुनानी चाहिए थी। किस तरह था कि आसमान गिरने वाला है, नहीं गिरा। ये कहावत की जरूरत क्या थी? बोल देते कि भाई हमारे पास जानकारी नहीं है। और आप मुझे देखिए, और मुझे तो ये भी लगा जब आपने आखिरी बात कही क्या वो राम मंदिर जाएंगे। देखिए राकेश, कमलाकर जी, मैं अपनी बात कहूंगा कि जब उन्होंने आखिरी बात कही, सुन लीजिए जरा उनको, सुन लीजिए। होने जा रहा है भ्रष्टाचार पर। आज के समय में चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी द्वारा अरे तो कह दीजिए ना कि राहुल प्रियंका रायबरेली अमेठी से नहीं लड़ेंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे। आप खारिज भी करने की स्थिति में नहीं है। रुकिए कमलाकर त्रिपाठी जी, रुकिए सर, रुक जाइए। शांतनु गुप्ता को सुनिए, मुझे सबके पास जाना है। शांतनु गुप्ता जी की आवाज होने जा रही है। ये सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं। देखिए, जब आपने कहा कि जब आपने आखिरी बात कही कि राहुल गांधी और प्रियंका अयोध्या जाएंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि आसमान गिरने जा रहा है क्या। मतलब राहुल गांधी का अमेठी से लड़ना, रायबरेली से लड़ना प्रियंका का, और उनका अयोध्या जाना आसमान गिरने जैसा है इन लोगों से। मतलब राम से इतना बैर टीवी पे तो मत दिखाइए। देखिए, कौन कहां से लड़ेगा अभी तक नहीं है। आपको याद है भाजपा की जो पहली लिस्ट आई, पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री का नाम सबसे पहले आया, सबसे ऊपर। उनको पता था क्या है, इनको अभी तो पता ही नहीं कि इंडी का नेता कौन है। अभी सीटें बदल रहे हैं, बदायूं की सीट बदली, मुरादाबाद की सीट बदली, कन्नौज की सीट बदली, इनको नहीं पता है कौन कहां लड़ेगा। और जब आखिरी बार 17वीं लोकसभा में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जब संसद में थे तो उनकी अटेंडेंस 33% थी। वो 2.5 साल में 2.5 बार भी आजमगढ़ नहीं गए। उन्होंने पूरे 2.5 साल में 0 क्वेश्चन पूछा, 0 डिबेट में पार्टिसिपेट किया, 0 प्राइवेट मेंबर बिल करे, तो सांसद की तरह तो फेल हुए वो। 2012 से जैसे उन्होंने पार्टी छीनी अपने चाचा से, अपने पिताजी से, तब से सारे चुनाव हार गए वो 2014 का हारे, 15 का निकाय हारे, 17 का विधानसभा हारे, 22 का विधानसभा हारे, 19 का हारे। निकाय से लेकर विधानसभा से लेकर पंचायत सारे चुनाव हार गए। अब वो सारे कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। बसपा के साथ आ जाऊं, आरएलडी के साथ आ जाऊं, अब कुछ नहीं बचा तो 4-5% की कांग्रेस के साथ है। तो क्या कर लेगी 4-5% की कांग्रेस, तो वो तो डूबेंगे। देखिए 0 into 0 0 ही निकलने वाला है, कोई भी लड़ा ले।
ठीक है। मेहरदीन भाई, मुझे एक चीज बात नहीं समझ में आ रही है कि आप लोग तो यूपी में कई सारी सीटों पर लड़ने वाले थे, क्या हुआ भाई इस लड़ाई का? मेहरदीन भाई, अपनी आवाज अनम्यूट कर दीजिएगा, म्यूट करके रखा है आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी 5 जगह चुनाव लड़ रही है और 5 जगह आपको जीत का परचम लहराएंगे और भाजपा को हराएंगे। ये हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्लियर कट बात है। और दूसरी बात, मैं एक बात बता रहा हूँ, बार बार तुच्छीकरण की बात आ रही है, बार बार 15 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है कि तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, तुम्हारे घरों में कब्जा कर लेंगे, तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। ऐसी मर्यादा वाली भाषा प्रधानमंत्री की कभी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जब मन से बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मोदी जी नहीं बोल रहे, कोई हिटलर बोल रहे हो। तो हम ये कहना चाहते हैं, अरे मेहरदीन भाई, आपकी पार्टी के नेता जिस तरीके से भाषण देते हैं वो भी एक नेता की भाषण नहीं हो सकता है कि आप एक वर्ग को भड़का दीजिए, जितना भड़का सकते हैं भड़का दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं कि सपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं। इनडायरेक्टली आप है किसके साथ भाई? सब आपको एक दूसरे की बी टीम कहते हैं। देखिए, सब जो है बी टीम कहती है, ये तो जनता जनार्दन होती है, वो सबको पहचानती है और वोट करती है। मैं एक बार बार कह रहा हूँ, क्या प्रधानमंत्री पूरे हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? देश की संविधान की उन्होंने शपथ ले रखी है, जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। वो यहाँ पर हम मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। अगर यही पैमाना है कि 5 या 6 बच्चे सुनिए, नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा किसी ने कभी नहीं कहा। वो सभी वर्गों के प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी सिर्फ एक वर्ग की पार्टी है और इस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। तो ये मत कहिए कि आप सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी पार्टी की नाम में ही मुस्लिमीन है, तो आप मेरा प्रतिनिधित्व राकेश त्रिपाठी का या किसी दूसरे इस देश के लोगों का जो इस धर्म से अलग है, आप उनकी बात ही नहीं करते हैं। ये आपकी पार्टी का नाम ये बताता है। देखिए राकेश भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारे कई कॉर्पोरेटर जो हैं वो हिंदू भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं। और सुनिए, जो भाजपा पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उनमें बताइए आप एक सांसद है क्या, कोई विधायक है क्या? पहली ऐसी कैबिनेट है देश की। ठीक है, चलिए मेहरदीन भाई, मैं आऊंगा। ये डिबेट बहुत पुरानी है। तारिक खान भाई, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं और जवाब मुझे इस बात का चाहिए कि अखिलेश यादव पहले विधानसभा, उन्होंने सांसद ही छोड़ी कि भाई यूपी पर फोकस करेंगे, अब फिर दिल्ली पर फोकस कर रहे हैं, कन्नौज की बात, तो अयोध्या जाएंगे क्या? इधर राहुल प्रियंका को लेकर खबर आ रही है, वो अयोध्या वाला मुहूर्त आएगा क्या? अयोध्या के लिए उन्होंने कहा जब भगवान राम बुलाएंगे तो जाएंगे, और क्या कहीं जब उनको बुलावा आएगा, चलो बुलावा आया है, भगवान राम ने बुलाया है, तो वो बिल्कुल जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कितनी बार बनारस में बात कर रहा था। अरे तो बुलावा क्यों नहीं आ रहा है? बुलावा, आप परमात्मा से कनेक्शन आपका कर रहा है, आप जरा भगवान राम से पूछिए कि भगवान राम क्यों नहीं बुला रहे, पूछिए आप, ऐसे करिए, ऐसे पूछिए। नहीं, तो आपको कैसे पता चल गया कि बुलावा नहीं आ रहा है भाई? तो आपको कैसे पता चल रहा है कि बुलावा नहीं आ रहा है? बड़ा आसान है, एरोप्लेन है, अब तो सड़क भी बड़ी अच्छी है, प्लेन पकड़िए, आप पहुंच जाइए, लैंड कर जाइए। आपको कैसे पता चल गया कि बुलावा नहीं आ रहा है? सर बात तो सुनिए, 30 सेकंड मुझे दिए और 25 सेकंड आप ही ने बोला है, 30 सेकंड है ना। अभी जब बीजेपी बोलेगी, चलिए 10 सेकंड और, मेरे पास समय थोड़ा कम है, फिर एक जवाब राकेश जी का भी लेना है। नहीं, सुन लीजिए पहले, मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा, 101 टिकट आपने बदल दिए बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद के, वो मास्टर स्ट्रोक है। और हमने जिसको 10 दिन पहले टिकट दिया, उनका टिकट नहीं बदल सकते हम लोग? क्यों नहीं बदल सकते? प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरे मैं तो उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, आप किसी को टिकट दीजिए, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, ये भगवान राम बुला रहे हैं नहीं बुला रहे हैं, ये बड़ा अच्छा पता चल रहा है सबको चुनाव के समय में। देखिए राकेश जी, भगवान राम का नाम तो राम नाम सत्य में भी लिया जाएगा, तो भगवान राम का बुलावा जब आ जाएगा ना, तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि जाकर के प्रभु राम के दर्शन करने चाहिए, शायद बुद्धि ठीक हो जाती। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक और महत्वपूर्ण बात कन्नौज में कही है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को लोग चाहते
थे कि बाई इलेक्शन में चुनाव लड़े, यानी कन्नौज में जीत कर आऊंगा, उसके बाद सीट छोड़ दूंगा और बाई इलेक्शन में तेज प्रताप यादव लड़ेंगे। यानी कन्नौज पर दो चुनावों का बोझ वो पहले ही डालना चाहते हैं। ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो केवल चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव जीत करके फिर वो सीट छोड़ देंगे। क्या कन्नौज के लोग इस धोखेबाजी को स्वीकार करेंगे? क्या कन्नौज के लोग सभी बातों और दावों का जनता हिसाब करेगी जब वोटिंग हो जाएगी, कौन किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, भोपाल की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते ये बता दें, कल भोपाल के इसी शहर में इलेक्शन यात्रा का खास मंच सजेगा। भोपाल की जनता मौजूद होगी, भोपाल के बड़े नेता मौजूद होंगे। भोपाल की जनता का चुनावी मूड क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इलेक्शन यात्रा के मंच से। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।